रूस कई सालों से कालिनिंग्राद के अलग थलग क्षेत्र से बाल्टिक क्षेत्र और नाटो के पूर्वी मोर्चे पर खतरा बना रहा है। लेकिन अब एक चेतावनी दी गई है, अगर उलझोगे तो कालिनिंग्राद खो दोगे। एक बाल्टिक अधिकारी ने रूस से कहा कि नाटो के पास कालिनिंग्राद के पूरे किलेबंद ढांचे को नष्ट करने की पूरी क्षमता है। पुतिन की पकड़ कमजोर हो रही है। अगर वे बहुत आगे बढ़े तो कालिनिंग्राद फिर यूरोप का कैनिग्सबर्ग बन जाएगा। ये दावा लिथुआनिया के विदेश मंत्री गिएड्रिस बुद्रिस ने किया था। 18 मई के इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकारा कि पुतिन ने कालिनिंग्राद को किला बनाने की पूरी कोशिश की है। हवाई रक्षा प्रणालियां इस अलग थलग क्षेत्र में नाटो के संभावित हवाई हमले की तैयारी में भेजी गई हैं। कालिनिंग्राद में मिसाइल लॉन्चर है जिनका पुतिन नेटो के पूर्वी मोर्चे को डराने के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। बुद्रिस के लिए नाटो के लिए अहम बात पुतिन को दिखाना है कि वह जब चाहे कालिनिंग्राद को तबाह कर सकता है। फिर संदेश आया, नाटो के पास यह क्षमता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह वहां रूसी वायु रक्षा और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। यह कोई डींग नहीं है, इस बयान में कोई घमंड नहीं है। जैसा कि बुद्रिस ने भी यह कहते हुए बताया कि नाटो को पूर्वी मोर्चे पर रूस द्वारा पैदा किए गए खतरे को और अधिक गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ हम जो देख रहे हैं वह एक सीधी सच्चाई है, जिसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है जिसे पता है कि रूस को इससे बहुत फायदा होगा अगर नाटो यह मान ले कि कालिनिंग्राद अभेद्य है। कम से कम बुद्रिस की नज़र में यह एक सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने मूल रूप से पुतिन को यह कहकर धमकाया है कि कालिनिंग्राद एक बार फिर से कॉनिग्सबर्ग बन सकता है। लेकिन क्या नेटो वास्तव में रूस के इस एन्क्लेव किले को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है? सीधा जवाब है हाँ, और हम बताएंगे क्यों। रूस बुड्रिस और उसकी डीगो से खुश नहीं है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री की टिप्पणी के कुछ घंटे बाद पुतिन ने अपने प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव को जवाब देने भेजा। रूस के लिए हमेशा की तरह यह बयान पाखंड और एक अजीब तरह की आत्मसंतुष्टि से भरा था, जो इस बात को छुपाने की कोशिश करता है कि रूस इन दावों को लेकर जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा चिंतित है। वह बयान बिल्कुल पागलपन है, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये वहां के राजनेताओं की बेशर्मी दिखाता है, पेस्कोव ने कहा। ऐसे बेशर्म नेता सोच समझकर कदम नहीं उठा सकते, ये अच्छा है। यह उस देश के प्रवक्ता का बयान है जो यूक्रेन में लोगों को मौत की चक्की में झोंकना ही परिष्कृत कदम मानता है। राजनेताओं की बेशर्मी की बात नई नहीं है। पेस्कोव यूक्रेन को समर्थन मिलने पर अक्सर पश्चिम के साथ टकराव बढ़ने की चेतावनी देते हैं। अब बुड्रिस की बात करें। लिथुआनिया के विदेश मंत्री मानते हैं कि कालिनिंग्राद समस्या है, पर नाटो इसे सुलझा सकता है। वह दोनों मामलों में सही है। रूस ने सच में कालिनिंग्राद को किला बना दिया है। ये काम पुतिन के यूक्रेन पर हमला करने से पहले से चल रहा है। CNA, जो एक गैर लाभकारी संस्था है और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषण प्रदान करती है, बताती है कि 1990 के दशक से लेकर 2016 तक कालिनिंग्राद की सैन्य ताकत काफी कमजोर थी। फिर कुछ बदल गया। रूस ने यूक्रेन पर शुरुआती हमले के बाद इस मुख्य भूभाग से कटे क्षेत्र को मजबूत करना शुरू किया। 2021 में रूस ने 11वीं आर्मी कोर्प्स को कालिनिंग्राद भेजा, जिससे सैनिकों की संख्या 18,000 हो गई और मिसाइलें, युद्धपोत, टैंक, तोपखाने व मोबाइल रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किए गए। इस ओब्लास्ट में रूस के Su-30, Su-27, Su-24 लड़ाकू विमान और बाल्टिक फ्लीट, जिसमें रूस के 52 सतही पोत शामिल है, नियमित रूप से यहाँ पोत तैनात करता है। पुतिन की यूक्रेन में तनाव बढ़ाने की योजना थी, जैसा पता चला जब फरवरी 2022 में रूस ने पूर्ण हमला किया। उन्होंने एन्क्लेव में भेजी चीजों का मकसद उसे इतना मजबूत बनाना था कि कालिनिंग्राद नेटो के पूर्वी हिस्से के लिए आक्रमण से पहले और बाद दोनों समय खतरा बन सके। योजना थी कि यूक्रेन पर जल्दी कब्जा कर उसे रूसी क्षेत्र बनाकर कठपुतली राज्य बेलारूस और कालिनिंग्राद के साथ मिलकर नाटो के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी की जाएं। योजना असफल रही क्योंकि रूस ने यूक्रेन को कम आंका था। कालिनिंग्राद अब भी एक छोटे किले की तरह है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री समेत कई का मानना है कि नाटो इसे तबाह कर सकता है। ऐसी टिप्पणी पहले भी हो चुकी है, बस ज्यादा जोश में। अक्टूबर 2025 में यूरोप में
अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर बेन होजेस ने रूस की कालिनिनग्राद रक्षा व्यवस्थाओं को खारिज किया। बेन होजेस ने कहा कि अगर रूस ने पोलैंड पर यूक्रेन जैसी कार्रवाई की होती तो नाटो की वायु और जमीनी सेना रूस को नष्ट कर देती। उन्होंने जोड़ा कि रूस नाटो संघर्ष के शुरुआती घंटों में कालिनिनग्राद खत्म हो जाएगा। सिर्फ वह एक्सक्लेव ही नहीं, नेटो के गंभीर होने पर रूस को क्रीमिया और सेवस्तोपोल भी जल्दी खोना पड़ सकता है, बेन होजेस ने चेताया। यहाँ एक शर्त है, लेकिन हम उस पर बाद में आएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। होजेस के बयान से कुछ महीने पहले यूरोप में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर जनरल क्रिस्टोफर डोनाह्यू ने भी ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा कि नाटो की योजना में पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की स्थिति में कालिनिनग्राद का तेज विनाश शामिल है। डोनाह्यू ने कहा कि लंबे समय से लागू क्षेत्रीय रक्षा योजनाओं में जोड़ने के लिए मानकीकृत प्रणालियां विकसित की जा रही थीं और एन्क्लेव के ऊपर और उसके आसपास के हवाई व समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करना उसे गिराने की कुंजी होगी। डोनाह्यू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और नेटो की योजनाओं का खुलासा नहीं किया। फिर भी हम पूछना चाहेंगे कि अगर नाटो ने कालिनिनग्राद को फिर से कॉनिग्सबर्ग बनाने का फैसला किया तो उसकी योजना क्या होगी? करीब 1 साल की अवधि में 3 अधिकारियों ने यह दावा किया है कि रूस एन्क्लेव में नाटो को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा है तो नाटो क्या करने की योजना बना रहा है? अधिकारियों की चुप्पी के बावजूद हमारे पास कालिनिनग्राद ध्वस्त करने की प्रक्रिया के कुछ अंदाजे हैं। इससे पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ लाभ मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो ध्वस्त करने की योजना ये ऐसे काम करेगा। शुरुआत में नौसैनिक नाकाबंदी एजेंडा में होगी, खासकर अगर नेटो सिर्फ हवाई ताकत से कालिनिनग्राद को न जलाए। नाकाबंदी नौसैनिक ताकत के मामले में नाटो के पक्ष में होगी। रूस का बाल्टिक बेड़ा इतना मजबूत नहीं है कि वो इसे तोड़ सके, और उसका काला सागर बेड़ा उसी समुद्र में फंसा हुआ है जिससे उसका नाम पड़ा है, क्योंकि तुर्की युद्धपोतों को उन जलडमरू मध्यों से गुजरने की अनुमति नहीं देगा जो काले सागर में जाते हैं। और उस कारक के बिना भी नेटो के पास रूस की तुलना में अधिक शक्तिशाली और आधुनिक जहाज हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर भी नेटो के पास अधिक जहाज है। उसके नौसैनिक बेड़े में 2818 जहाज है, जबकि रूस के पास सांख्यिकी के अनुसार केवल 747 है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इन जहाज़ों में से कितने वास्तव में बाल्टिक क्षेत्र में नाकेबंदी के लिए तैनात किए जा सकते हैं। नेटो का अधिकांश हिस्सा यूरोप में है, इसलिए वहां जहाज तैनात करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, खासकर अगर नेटो रूस से युद्ध को लेकर उतना ही प्रतिबद्ध है जितना कालिनिनग्राद पर हमले से दिखता है। असम्मित युद्ध चुनौतीपूर्ण रहेगा। रूस ने यूक्रेन पर अपने आक्रमण के दौरान लक्ष्यों पर हमला करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के बारे में काफी कुछ सीखा है। हालांकि कालिनिनग्राद पर कार्रवाई में यूक्रेन भी कारक रहेगा। अगर नाटो रूस से लड़ रहा है तो यूक्रेन किनारे नहीं रहेगा। यह शायद ड्रोन विशेषज्ञ भेजेगा, जैसे खाड़ी क्षेत्र में किया था, ताकि नेटो की नौसेना को रूसी शाहिद ड्रोन से निपटने के लिए इंटरसेप्टर तैनात करने में मदद मिले। यूक्रेन सी बेबी जैसे समुद्री ड्रोन तक पहुंच उपलब्ध कराएगा, जिन्होंने रूसी जहाजों को नष्ट करने की अपनी क्षमता साबित की है। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों द्वारा काला सागर बेड़े का 1/3 तबाह किया जाना इसका प्रमाण है। नाकेबंदी का मुख्य उद्देश्य रूस को बाल्टिक सागर से कालिनिनग्राद में सैनिक उपकरण और आपूर्ति भेजने से रोकना है। अब रूस के पास कालिनिनग्राद को और मजबूत करने के लिए सिर्फ सुवाल्की गैप ही बचेगा, क्योंकि एक्सक्लेव में वो जो कर सकता था वो पहले ही कर चुका है। लेकिन ये सब तैयारी का काम है। असली कार्रवाई तेज होगी और इसे एक बहुक्षेत्रीय योजना के तहत पूरा किया जाएगा। ये कहने का एक शानदार तरीका है कि नाटो उस एक्सक्लेव को जितनी जल्दी हो सके ध्वस्त करने के लिए जो कुछ भी है सब झोंक देगा। संख्या का खेल फिर शुरू होगा। यूरोपीय नाटो को अमेरिका का समर्थन मिलता रहे तो रूस हर मोर्चे पर दूसरे स्थान पर रहेगा। नाटो के पास ज्यादा सैनिक, विमान, जहाज, तोपे, मिसाइलें और बख्तरबंद वाहन हैं। इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम उस बमबारी में जिससे कालिनिनग्राद पंगु हो जाएगा। लेकिन हमला बेहद क्रूर और तेज होगा। नाटो रूस के रडार और कमांड सिस्टम को जाम करने के लिए
हैकर तैनात करेगा। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जो संभवतः यूक्रेन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जितने संभव हो उतने रूसी ड्रोन को रास्ते से भटका दिया जाए। बाकी काम जहाजों पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम करेंगे। रूस का कोई भी ड्रोन क्रीमिया या मुख्य भूमि से कालिनिनग्राद तक पहुंचने के लिए यूक्रेन, बाल्टिक देशों और पोलैंड से गुजरेगा, जिससे इन देशों की एयर डिफेंस रूस की प्रतिक्रिया कमजोर कर देगी। बॉम्बर, फाइटर जेट, पनडुब्बियां और युद्धपोत एक्सक्लेव पर लगातार क्रूज मिसाइल और बम गिरा सकते हैं, जैसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किया था। मकसद है इतनी तेज और जोरदार चोट करना कि रूस मुश्किल से ही प्रतिक्रिया दे सके। ये हमले शायद नेटो की नाकाबंदी के दौरान होंगे, पहले नहीं। फिर नाकाबंदी उतने समय तक जारी रहेगी जितना जरूरी हो, ताकि कालिनिनग्राद में जो भी बचा है उसे जरूरी चीजों से वंचित रखा जा सके और उसे अपनी तरफ से कोई हमला करने का मौका भी न मिले। रूस की एक और समस्या है कि कालिनिनग्राद का क्षेत्रफल सिर्फ 15,000 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है, जो नेटो के बड़े हवाई और नौसैनिक अभियान को झेलने के लिए काफी नहीं है। यह इतना बड़ा इलाका नहीं है कि जमीन पर भेजे गए सैनिकों को रूस से बहुत बड़ा क्षेत्र छीनना पड़े। बुड्रिस और अन्य अधिकारी जब कहते हैं कि नेटो कालिनिनग्राद को तबाह कर सकता है तो वे झूठ नहीं बोलते। नाटो के पास वो सब कुछ है जिसकी जरूरत रूस के इस एक्सक्लेव को नक्शे से मिटाने और इसे यूरोप के लिए फिर से हासिल करने के लिए है। लेकिन आपको याद होगा कि हमने एक अहम पेज का जिक्र किया था जो निश्चित रूप से उस संभावित योजना को प्रभावित करेगा जिसे हमने अभी बताया है। वह पेज संयुक्त राज्य अमेरिका है। और बुड्रिस बताते हैं कि क्यों। वे कहते हैं, हमारी कई योजनाएं अब भी इस धारणा पर आधारित हैं कि अमेरिका उपग्रह टोही जैसी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताएं प्रदान करेगा। हालांकि अगर हम यूरोप की रक्षा स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं तो हमें हर चीज पर फिर से विचार करना होगा, जिसमें परमाणु प्रतिरोधक क्षमता भी शामिल है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री सही है। नाटो द्वारा कालिनिनग्राद के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अधिकांश शक्ति अमेरिका पर निर्भर है। तकनीकी या खुफिया जानकारी में भी अमेरिका नाटो को परमाणु प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कराने में मुख्य भूमिका निभाता है, जो कालिनिनग्राद के खिलाफ पारंपरिक अभियान के लिए जरूरी है। बुड्रिस फिर कहते हैं, रूस जैसी परमाणु शक्ति को हमारे परमाणु संतुलन के बिना नहीं रोका जा सकता। जब तक अमेरिकी परमाणु गारंटी है, हम यूरोपीय पारंपरिक मोर्चे पर ध्यान दे सकते हैं। आंकड़े भी उनकी बात की पुष्टि करते हैं। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन बताता है कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, जो अमेरिका के अलावा नाटो के परमाणु हथियार रखने वाले केवल 2 सदस्य हैं, उनके पास मिलाकर भी रूस की तुलना में केवल 10वां हिस्सा है। अमेरिका के शामिल होने से परमाणु संतुलन बनता है, जिससे नाटो कालिनिनग्राद पर पारंपरिक हमला कर सकता है, क्योंकि रूस के परमाणु हमले का वैसा ही जवाब मिल सकता है। अगर इस समीकरण से अमेरिका हटे तो सब बदल जाता है। यूरोपीय नाटो के पास रूस के किले पर कब्जा करने की ताकत होगी। हालांकि ऐसा करते समय उसे इस जोखिम का सामना करना होगा कि रूस पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि ऐसे परमाणु जखीरे से जवाब दे सकता है जो यूरोप के पास मौजूद किसी भी क्षमता से कहीं बड़ा है। कालिनिनग्राद योजना की सबसे बड़ी शर्त अमेरिका की संतुलनकारी ताकत है। अब वह संतुलन पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। 19 मई को डिफेंस न्यूज ने बताया कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका के नेटो सहयोगियों को यूरोप में अपनी सैन्य क्षमताओं के भंडार को घटाने की योजना की सूचना देने वाला है। यह दावा 3 अज्ञात स्रोतों से है, इसलिए इसे सावधानी से ले। लेकिन अमेरिका की योजना का सार यह प्रतीत होता है कि वह उन बलों की टुकड़ी को कम करना चाहता है जिन्हें वह नाटो फोर्स मॉडल के तहत उपलब्ध कराता है। ये मॉडल बलों का एक समूह है जिसे संघर्ष में तुरंत सक्रिय किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका उस समूह से सैनिकों और उपकरणों को हटाने की तैयारी कर सकता है, और यह अफवाह कुछ हद तक विश्वसनीय है क्योंकि ट्रंप पहले यह दावा कर चुके हैं कि वे यूरोप के नाटो सदस्यों से उम्मीद करते हैं कि वे महाद्वीप की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी संभालें। ये वापसी सच हो या न हो और अमेरिका आगे बढ़े तो भी इसका समय लगभग महत्वहीन है। मुख्य बात यह है कि कालिनिनग्राद को नष्ट करने की योजना में अमेरिका जरूरी है, जैसा बुड्रिस भी कहते हैं। ट्रंप के तहत नाटो और अमेरिका के बीच संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान कोई भी नाटो देश अमेरिका की मदद या समर्थन के लिए नहीं आया तो इससे कोई मदद नहीं मिली। ट्रंप प्रशासन खुश नहीं था, जबकि नाटो के अन्य सदस्यों पर खाड़ी युद्ध में शामिल होने की बाध्यता नहीं थी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका का नेटो से बाहर निकलना अब विचार का विषय नहीं है, जिससे लगता है उन्होंने बाहर जाने का फैसला कर लिया है।
हालांकि यह इतना आसान नहीं है। 2024 में अमेरिका में एक कानून पास हुआ जो अमेरिकी राष्ट्रपति को नेटो से वापसी का आदेश देने से रोकता है जब तक कि सीनेट में 2/3 बहुमत या कांग्रेस की अनुमति न हो। लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन खुद को पूरी तरह से वापसी से रोका हुआ पाता है तो द गार्जियन बताता है कि वह हमेशा यूरोप से अमेरिकी सैनिकों और कमांडरों को वापस बुला सकता है। अधिकांश बातें अटकलें हैं, लेकिन इससे समझ आता है कि बुड्रिस कालिनिनग्राद योजना में अमेरिका को क्यों अहम मानते हैं। मान ले कि अमेरिका नाटो मिलकर कालिनिनग्राद को निष्क्रिय करने का काम पूरा कर सकते हैं। क्या ऐसी योजना की वाकई जरूरत होगी? बुड्रिस ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं मॉस्को से संघर्ष सिर्फ पड़ोसी देशों को प्रभावित करेगा। ये खतरनाक गलतफहमी और रूसी प्रचार है। दूसरे शब्दों में यूरोप और नेटो यह मानकर नहीं चल सकते कि कोई भी संघर्ष सिर्फ बाल्टिक क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। कालिनिनग्राद पूर्वी मोर्चे के लिए समस्या बनेगा और यदि इसे जल्द नहीं संभाला गया तो पुतिन इसका उपयोग बाल्टिक देशों पर कब्जा करने की कोशिश और पूरे पूर्वी क्षेत्र में फैली मजबूत रूसी रक्षा पंक्ति बनाने में कर सकते हैं। जो जगह अभी एक सैन्य चौकी जैसी लगती है वह नाटो के जल्दी कार्रवाई न करने पर बहुत जल्दी एक असुविधाजनक पड़ोसी से कहीं ज्यादा गंभीर समस्या बन सकती है। सुवाल्की गैप एक खास समस्या है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच फैला यह संकरा इलाका कालिनिनग्राद और बेलारूस को जोड़ता है। यह मुख्य चिंता है कि रूस इन क्षेत्रों से हमला कर इस गैप पर कब्जा कर सकता है और फिर पोलैंड व लिथुआनिया तक फैल सकता है। कालिनिनग्राद अपने आप में भले ही वहां सैन्य जमावड़ा हो बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें बेलारूस को भी जोड़ दें तो नाटो के लिए समस्या बन जाती है और ये समस्या जल्दी ही हकीकत भी बन सकती है। बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 12 मई को सेना की लक्षित लामबंदी का ऐलान किया जो जमीनी अभियान की तैयारी जैसी लग रही थी। बेलारूस और रूस 18 मई से संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं जिसमें बेलारूसी क्षेत्र से सामरिक परमाणु हथियार तैनाती का अभ्यास हो रहा है। अगर बेलारूस ऐसे ही चला तो कलिनिनग्राद को निष्क्रिय करना जरूरी हो सकता है। अगर लुकाशेंको सिर्फ बेलारूस से लड़े तो नेटो के लिए आसान होगा, बजाय इसके कि बेलारूस और रूस मिलकर सुवाल्की गैप पर कब्जा कर ले और पूर्वी मोर्चे पर दो तरफा मोर्चा बना ले। बुड्रिस का संदेश साफ है। अगर पुतिन तनाव बढ़ाते रहे तो रूस को जल्दी पता चलेगा कि कलिनिनग्राद असुरक्षित है। दिलचस्प है कि नेटो के पूर्वी यूरोपीय सदस्य कालिनिनग्राद को नष्ट करने को कुछ हद तक सही ठहरा सकते हैं। यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के प्रोफेसर जॉन ब्राइसन कहते हैं कि कलिनिनग्राद यूरोप के भूगोल में एक विसंगति है। ब्राइसन लिखते हैं कि इस क्षेत्र को स्वतंत्र सिटी स्टेट बनाने या इसे इसकी ऐतिहासिक मातृभूमि लौटाने के ठोस तर्क है। जो पहले जर्मनी थी अब पोलैंड मानी जा सकती है। किसी भी तरह से देखे रूस के अलावा भी कालिनिनग्राद पर दावे हैं और उन सभी दावों में इस क्षेत्र को उसकी पुरानी स्थिति में लौटाने की बात शामिल है। अगर नाटो रूस की सेना को नष्ट करता है तो कालिनिनग्राद फिर कॉनिग्सबर्ग बन जाएगा। अगर बुद्रिस की बात मानी जाए तो रूस इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। और सिर्फ कालिनिनग्राद ही नहीं, रूस की पकड़ कई इलाकों में कमजोर है। क्राइमिया भी उसी श्रेणी में आता है जिसे 2014 में पुतिन ने अवैध रूप से रूस में मिला लिया था। यूक्रेन ने उस विलय का मुद्दा कभी नहीं छोड़ा। अब रूस का माना जाने वाला सबसे मजबूत गढ़ भी अनोखे मुक्ति अभियान में बुरी तरह हार रहा है। कालिनिनग्राद का टूटना बहुत तेज होगा। क्राइमिया में रूस को टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है और आप जान सकते हैं कि कैसे हमारे वीडियो को देखकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल से और विश्लेषण देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।